Objectives of unit number 4. After completion of this unit, you will be able to use the inductive and deductive method of teaching in actual classroom setting. कि इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, क्लासरूम की टीचिंग के हवाले से हम देखेंगे. यूज़ साइंटिफिक मेथड टू एनहांस लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स. हम किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की लर्निंग को बढ़ाने के लिए. यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लीनिंग फॉर अथेंटिक लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अप्रोच को हम किस तरीके से अपनी लर्निंग को बढ़ाने का ज़रिया बना सकते हैं. सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स एज़ पर कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द लेसन. हम किस तरीके से कौन सी टीचिंग टेक्निक किस कंटेंट के लिए अपने लेसन के डेवलप कर सकते हैं. डेवलप अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स टू फॉस्टर इंक्वायरी मेथड की बेहतरी के लिए कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं. मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एज टू व्हेन द यूज़ ऑफ इंक्वायरी मेथड विल बी मोर कंड्यूसिव. किस अच्छे तरीके से हम इंक्वायरी मेथड को अपने लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये वो ऑब्जेक्टिव है जो इस यूनिट के एंड पे जब हम पहुंचेंगे आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही मिल जाएगी. अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपस में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड, स्ट्रेटजी एंड टेक्निक. तो ये वर्ड हैं मिलते जुलते कि अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और टेक्निक जो है वो क्या है. तो एन अप्रोच इज़ ट्रीटिंग समथिंग इन ए सर्टन वे. अप्रोच जो है किसी भी काम को करने का एक ख़ास तरीका है. टीचिंग अप्रोच इज़ योर ओन पर्सनल फिलासफी ऑफ टीचिंग. आप किस तरीके से पढ़ाते हैं या आप क्या सोच रखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपकी एक अप्रोच कहलाती है. अब हम मेथड को देख लेते हैं. मेथड इज़ जनरल वे इन विच एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड. कोई एक्टिविटी आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं उसको हम मेथड कहते हैं. अ मेथड इज़ अ प्लान ऑफ प्रेजेंटिंग द मटेरियल टू बी लर्न. जो मटेरियल पढ़ाने के लिए है किस तरीके से आप उसकी प्लानिंग करते हैं, मेथड कहलाता है. एंड शुड बी बेस्ड ऑन अपॉन ए सेलेक्टेड अप्रोच. और उसको प्रेजेंट करने के लिए आपकी अपनी फ़िलासफ़ी यानी कि अप्रोच होगी. मेथड्स डील विद मोर प्रैक्टिकल नट्स एंड बोल्ट्स. ये ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकल प्रोसेस का हिस्सा है, यानी कि ये अमली काम है मेथड जो है. स्ट्रेटजीज़ डील विद स्पेसिफिक एक्शन. जो स्ट्रेटजीज़ होती है ये मखसूस हमारी सरगर्मियों का नाम है. लर्निंग स्ट्रेटजी इज स्टिल कंसेप्चुअल नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टन टीचिंग मेथड. और ये स्ट्रेटजी जो है मुख्तलिफ मेथड्स को, टीचिंग मेथड्स को किस तरीके से हम अमली जामा पहनाते हैं उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं. अब आ जाते हैं टेक्निक्स की तरफ. टेक्निक्स आर स्टेप्स टू अचीव सर्टन गोल्स. जो हमारे गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो टेक्निक कहलाता है. टेक्निक्स इज़ ए क्लासरूम डिवाइस और एक्टिविटी एंड इट इज़ मोर स्पेसिफिक दैन मेथड. ये मेथड की निस्बत ज़्यादा स्पेसिफिक है, टू दी पॉइंट है. अ टेक्निक इज़ दी टूल्स ये एंड टास्क यू यूज़ टू मेक योर मेथड सक्सीड. अपने मेथडोलॉजी को कामयाब बनाने के लिए आप मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं. टेक्निक इज़ दी वेरियस मेथड एंड प्रोसेसेस डेवलप्ड थ्रू नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस. और ये टेक्निक जो है ये डेवलप होती हैं किस तरीके से, जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आपकी महारत बढ़ती जाएगी, आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल होते जाएंगे. तो ये कुछ अल्फाज से जो जिनमें डिफरेंस ज़रूरी था. इंक्वायरी मेथड इट स्टिमुलेट्स क्वेश्चंस. ये सवालात पैदा करता है. एंड इश्यूज़ इन ए माइंड. दिमाग के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स और सवालात पैदा होते हैं उनके हल के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं इंक्वायरी मेथड. इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी एजुकेशन
और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग की एक किस्म है। एंड स्टार्ट्स बाय पोजिंग क्वेश्चन, और कब शुरू होती है? जब हमारे जहन में कोई सवाल पैदा होता है। प्रॉब्लम्स आर सीनारियोस, कोई मसाइल आते हैं या कोई ऐसा सीनारियो पैदा हो जाता है जिसके तहत हमने इंक्वायरी मेथड जो है वो अप्लाई करना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ प्राइमरीली इज़ पेडागोजिकल मेथड डेवलप्ड ड्यूरिंग 1960s। ये 1960 के दौरान जो है इंक्वायरी मेथड हमारे सामने आया। इट मीन्स स्टूडेंट्स डू नॉट सिंपली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन ए रूटीन। इसके तहत क्या है कि अब जो पहले हम प्रैक्टिकल करवाते थे एक रूटीन के तहत कि जी अलग से कोई प्रैक्टिकल हमने करवा दिया, इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि अब जो तदरीसी अमल है उसी के दौरान ही इंसान स्टूडेंट जो है खुद इंक्वायरी मेथड के ज़रिए हर चीज़ को देखेंगे, करेंगे, जांचेंगे, रिज़ल्ट निकालेंगे। बट एक्चुअली थिंक अबाउट द रिज़ल्ट दे कलेक्ट एंड व्हाट दे मीन अकॉर्डिंग टू कोहन एंड ओरोरेके 2005। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अब जो है जो करिकुलम डेवलप हुआ है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। पहले की तरह के टीचर ही बात करता रहेगा, अब स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड ही करिकुलम डेवलप हो चुका है, तो इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है। एंड इज़ ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। तो इस तरीके से एक पूरा पैराडाइम एक शिफ्ट हो गया है, एक पैसिव लर्निंग जो बच्चे बैठे रहते थे, अब एक्टिव लर्निंग की तरफ कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि टीचर की मौजूदगी। और इसमें टीचर जो है बतौर फैसिलिटेटर के काम करता है, ज़्यादा जो काम है वो बच्चे करते हैं। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए एक ये चार्ट सा है, इसको देख लें कि सबसे पहले कोई चीज़ पूछी जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आता है, फिर कोई सवाल क्रिएट होता है, उस सवाल की क्रिएट होने में हम डिस्कशन मेथड में चले जाते हैं और उसका कोई हल तलाश करते हैं, और हल जब अप्लाई करते हैं उसकी एप्लीकेशन पे जो हमें जवाब आता है कि जो हमने हल तलाश किया है वो ठीक है तो गुड। अगर उसको मज़ीद बेहतर बनाना है तो हम रिफ्लेक्शन की तरफ चले जाते हैं, और अगर वो सही नहीं आया तो दोबारा से हम वो क्वेश्चन पुट कर देते हैं। और ये प्रोसेस एक सर्कुलर वे से जारी रहता है कि मुस्तकिल तौर पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो क्लासरूम के अंदर रहती है और स्टूडेंट अपने खुद से काम करके तमाम चीज़ें असेस करता है और सीखता रहता है। इंक्वायरी मेथड की अक़साम कौन सी हैं? एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं इंक्वायरी मेथड की, और ये तीनों टाइप से ही हमारा रोज़ वास्ता रहता है। हम मुस्तकिल यही तीनों मेथड यूज़ करके क्लासरूम के अंदर भी और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी सीखते रहते हैं और अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहते हैं। अब हम इन तीनों मेथड्स को अलहदा अलहदा ज़रा देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड यानी कि हमने इसको इंडक्शन की तरफ लेके जाना है। इंडक्शन क्या होगा? टू इंक्लूड, टू इंगेज। सो इंडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज़ टू इंगेज स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। इल्म हासिल करने के लिए हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। लॉजिक क्या है इसमें? जनरेट आइडियाज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हमने आइडियाज़ जनरेट करने हैं जो स्पेसिफिक मामलात से, इंडिविजुअल मामलात से एक रूल बन जाएगा, और रूल से हम किसकी तरफ जाएंगे? टू जर्नल की तरफ जाएंगे। जो रूल बन जाएंगे हम उनको जर्नल मामलात में भी इन्वॉल्व करेंगे। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडक्टिव मेथड को समझने के लिए आप इस लास्ट लाइन को अगर आप स्टडी करें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि समटाइम्स दिस इज़ इनफॉर्मली कॉल्ड ए डाउन टू टॉप अप्रोच। डाउन टू टॉप अप्रोच क्या है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुख्तलिफ़ मिसालें आपके सामने आती हैं
मुख्तलिफ़ बातें आप समझते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ैसले आप देखते हैं। वो तमाम बातें, वो फ़ैसले जब मिलकर एक जनरल रूल बना देती हैं, तो इसका मतलब है जो रूल्स और रेगुलेशन जब बन जाते हैं इस तरीके से, तो हम उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ये क्या होता है? आम से ख़ास की तरफ जाता है। आम बातों से एक रूल हम जब डेवलप कर लेते हैं तो इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसकी मिसाल मैं अभी आपको दूंगा, बहुत ही सिंपल सी, आगे जाके तो आपको इसको, पहले हम इसका डिडक्टिव मेथड पढ़ लेते हैं। ये है डिडक्ट, टू कट, टू शॉर्ट करना। डिडक्टिव मेथड इन टीचिंग इज़ टू गिव थ्योरीज और टू प्रेजेंट समथिंग एज इट इज़। लॉजिक इसमें क्या है? जनरल आइडियाज़ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। समटाइम्स दिस इज़ इनफॉर्मली कॉल्ड ए टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन, टॉप एक थ्योरी, और थ्योरी को हम किस तरीके से डाउन, नीचे आके अप्लाई करेंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो ये रूल्स जो बने हुए हैं, कानून जो बने हुए हैं, थ्योरीज जो बनी हुई हैं, उनकी एप्लीकेशन जब हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो उसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इंडक्टिव क्या हुआ कि हमने आम मिसालों से एक जनरल रूल डेवलप कर लिया, वो इंडक्टिव हो गया। और डिडक्टिव क्या हो गया कि जब हम रूल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम डिडक्टिव कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम देखते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव की। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप ज़रा जहन को फ्री करें और मेरी बात को सुने कि बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई सूट ख़रीदना है। हम सूट ख़रीदने के लिए जब बाज़ार में जाते हैं तो हम एक शॉप से कपड़ा देखते हैं, तो वो हमें उस कपड़े की क्वालिटी और रेट के बारे में बताता है। हम उससे बहस करते हैं, नहीं समझ आती, दूसरी शॉप में जाते हैं, उसी कपड़े को तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो हमें फिर उसकी क्वालिटी और रेट के बारे में बताता है, हम उसके साथ बहस करते हैं। और तीसरी दुकान पे जाते हैं, फिर हम देखते हैं उसी कपड़े को, उसका रेट पूछते हैं, उसके म्यार को चेक करते हैं, तो हमें तीनों का कंपैरिजन हो जाता है, तीनों के रेट पता चल जाते हैं। और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा दुकानदार जो है उसका रेट मुनासिब है, सही लगा रहा है, कौन ज़्यादा लगा रहा है। तो अगर वो कोई कम रेट लगा रहा है तो आपको समझ आ जाती है कि ये जो हमने कपड़ा मांगा था जिस टाइप का, अगर ये कम रेट का है तो इसकी क्वालिटी कम है। और अगर एक ही क्वालिटी में दो दुकान से मुख्तलिफ रेट मिलता है, एक ज़्यादा और एक कम, तो आपको पता चल जाता है कि जो ज़्यादा रेट लगा रहा है तो वो क्यों लगा रहा है, ये बेईमानी हमारे साथ कर रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ जब हम जगहों से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और एक जनरल रूल बना लेते हैं कि जनाब इस क्वालिटी का कपड़ा अच्छा है, जब हम उसको घर जाके यूज़ करते हैं लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसका रेट भी मुनासिब है। तो ये हमने इंडक्शन वे इस्तेमाल किया कि आम मिसालों से अपनी मुख्तलिफ अचीवमेंट को हमने इकट्ठा करके जब एक रूल बनाया तो हमने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है। अब इसको डिडक्टिव में कैसे लेके जाएंगे? नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपको पता है कौन सी कंपनी का कपड़ा किस क्वालिटी में किस रेट पे है, तो आप जाते ही उस दुकान से कहते हैं जी मुझे इस कंपनी का इस क्वालिटी का कपड़ा दे दें, और वो आपको रेट बताता है, आपको पहले से पता है। तो ये आपने डिडक्टिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है कि एक रूल आप तय कर चुके हैं कि इस कीमत में फ़लाँ कंपनी का कपड़ा इस क्वालिटी का है, तो ये आपने डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है। तो ये सिंपल सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी, ये एक जैसे कि फ़खरुद्दीन साहब ने हमें एक जो है एग्ज़ाम्पल दी थी चैट बॉक्स में डिडक्टिव की, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरोज़ एंड आर बर्ड्स देन स्पैरोज़ हैव आल्सो विंग्स। तो ये भी बर्ड है। इस तरह फ़खरुद्दीन साहब ने इंडक्टिव की एक और एग्ज़ाम्पल दी थी, इफ़ स्पैरोज़ आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो इसी हिसाब से ये डिडक्टिव पे हम लेके आते हैं। ये एक deductive reasoning is any form of reasoning that moves from the general to the particular.
For example, all dogs are mammals. Fido is a dog, therefore Fido is a mammal. As you can see, the argument moves from a general claim कि क्या है कि तमाम डॉग जो हैं वो मेमल्स होते हैं, तो अबाउट ऑल डॉग टू ए पर्टिकुलर कंक्लूजन, एक ख़ास के लिए, क्या कि फ़िदो के लिए, फ़िदो भी एक क्या है, एक डॉग है, तो इसलिए ये भी मैमल होगा। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग एक दूसरे से रिलेट करती हैं। एक में हम जर्नल चीज़ों से जो है सफ़र करते हैं और दूसरे में जर्नल की तरफ आते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल से भी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्लाइड देख के हम देखते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो जर्नल प्रिंसिपल से स्पेशल केस की तरफ जाती है, इंडिविजुअल केस की तरफ जाती है, हम अप्लाई करते हैं उसको। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि हम स्पेशल केसेस से हम एक जर्नल प्रिंसिपल बना लेते हैं, एक असूल बना लेते हैं। तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम अपने बहन भाइयों से मार्केट से कोई चीज़ लेने के लिए कहते हैं। से आपके कुछ मेहमान आ गए, आपने अपने भाई से कहा कि आप जाके आम लेके आएँ। 2 किलो के आपने उसको पैसे दे दिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं 100 रुपये आपने दे दिए या 200 रुपये आपने दे दिए। तो वो अब आपका भाई जब मार्केट में जाता है तो वो बहुत सारी दुकानों से आम देखता है। किसी जगह पे सब्ज़ रंग के आम पड़े हुए हैं, किसी जगह पे पीले रंग के आम पड़े हुए हैं, पीले सब्ज़ रंग के कच्चे पके आम पड़े हुए हैं। तो वो जब देखता है, तो अब देखिए ये इंडक्टिव रीजनिंग है। तो वो देखता है, एक शॉप वाले से कहता है एक ढेरी के ऊपर ये कौन से आम हैं, कितने किलो हैं। तो वो कहता है जी ये तो 100 रुपये किलो के आम हैं। अब 100 रुपये किलो के आम हैं और उसे 200 रुपये मिले हैं, तो वो 2 किलो आम लेके जा सकता है। और साथ पड़े हुए आमों की तरफ इशारा करके जब वो कहता है ये कितने किलो के आम हैं, तो वो उसे कहता है ये 50 रुपये किलो के आम हैं, फ़ी किलो आम है। तो वो अब इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट है। वो उधर से भी मालूमात ले रहा है, उधर से भी मालूमात ले रहा है। एक स्पेशल केस 100 रुपये किलो वाले आम हो गए, एक स्पेशल केस उसके पास 50 रुपये किलो वाले आम हो गए। तो अब वो सोचता है कि अगर मैं 100 किलो वाले आम लेता हूँ तो 200 रुपये जो घर वालों से मिले हुए हैं 2 किलो आम मिल जाएंगे मुझे। लेकिन अगर मैं 50 रुपये किलो वाले आम लेता हूँ तो मुझे तब भी 2 किलो आम मिलेंगे, लेकिन इस सूरत में हमें 100 रुपये बच जाएंगे। तो अगर वो इस तरीके से काम करता है कि वो 50 रुपये किलो वाले आम लेके जाता है और घर पहुंच के 2 किलो आम देता है, तो जो गेस्ट आए हैं वो 50 किलो वाले क्योंकि इतनी क्वालिटी में अच्छे नहीं हैं, वो नहीं खाएंगे, तो वो छोड़ जाते हैं। और इन द एंड जब उनको घर वाले पूछते हैं कि जनाब ये आपने आम कहाँ से लिए थे, कितने रुपए किलो लिए थे, तब पता चलता है कि जनाब ये आम तो 50 रुपये किलो वाले लेके आए हैं और 100 रुपये कहाँ गए। तो वो जो इंडक्टिव रीजनिंग जो अलग-अलग से स्पेशल केसेस से उससे बच्चे को हासिल हुई कि ये भी आम है, ये भी आम है, और उसने एक रूल बना लिया कि ये मैं रूल बनाता हूँ कि ये वाले जो आम है लेके जाता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो जब घर से पिटाई पड़ती है तो फिर वो एक जर्नल प्रिंसिपल बनाता है, क्या कि पिटाई से बचना है तो अच्छे आम ख़रीदने चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टाइम उसका कोई दोस्त आम ख़रीदने के लिए जा रहा है और उसे रास्ते में मिलता है, तो उसे कहता है जी मैं आज आम ख़रीदने जा रहा हूँ और आज मैं ज़रूर बीच में से 20, 50, 100 रुपये बचाऊँगा। तो वो उसे एक रूल बताता है कि नहीं, अच्छे आम लेके जाएं, पैसे ना बचाएं वरना पिटाई होगी। तो ये इस तरीके से अब हम कहाँ बन गए, डिडक्टिव रीजनिंग में आ गए। हमें एक जनरल प्रिंसिपल से एक स्पेशल केस में हमने आगे कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो नेक्स्ट बच्चे की अप्रोच है कि वो 2 किलो आम 200 रुपये के लेके जाएगा, वो डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा कि उसने एक जनरल प्रिंसिपल को अपने ऊपर स्पेशल केस के तौर पे लागू किया। तो इस तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है हम उसको समझ सकते हैं। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों जो हैं और साइंटिफिक मेथड के साथ इंक्वायरी मेथड के अहम हिस्से हैं, और हम इन तीनों चीज़ों से रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सीखते हैं, और यही तीनों मेथड जो है हम क्लासरूम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक और चार्ट की मदद से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले उसकी ऑब्ज़र्वेशन है जो उसने की कि कौन सा आम लेके जाऊं। उसने एक पैटर्न बनाया
और टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि मैं बच जाऊंगा और 100 रुपये मुझे बच जाएंगे, तो उसकी ये एक थ्योरी बन गई कि कोई मसला नहीं है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग थी। और जो उसके दोस्त को ने तरीका इस्तेमाल किया डिडक्टिव मेथड का, कि थ्योरी जो वो बच्चा बना चुका था उसका दोस्त, कि ईमानदारी करनी है और पैसे नहीं बचाने हैं, उसके तहत उसने क्या हाइपोथेसिस बनाया कि उसने अच्छे वाले आम ख़रीदे कि मैं सही जा रहा हूँ। और ऑब्ज़र्वेशन उसने देख की कि जब घर जाके उसने वो चीज़ पेश की, आम 100 रुपये किलो वाले 50 रुपये किलो वाले नहीं लिए, तो उसकी ऑब्ज़र्वेशन में क्या आई कि अप्रिसिएशन हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो जो लॉ बन गया था उसकी कन्फर्मेशन हो गई। तो डिडक्टिव मेथड एक रूल से उसकी कन्फर्मेशन की तरफ जाता है, उसकी एप्लीकेशन की तरफ जाता है। इंडक्टिव से हम क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। हम रोज़मर्रा ऑब्ज़र्वेशन से हम किस तरफ जाते हैं, एक असूल कानून की तरफ जाते हैं और थ्योरी को डेवलप करते हैं। जी, और पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट एक स्लाइड के ऊपर। कि इंडक्टिव मेथड जो है ये स्लो प्रोसेस है, डिस्कवरी मेथड इसमें इस्तेमाल होता है, फुल ऑफ एक्टिविटी है, गिव्स न्यू नॉलेज है, जिस तरीके से पहले जो बच्चा है उसके हिसाब से हमने देखा। दूसरी डिडक्टिव मेथड है, ये फॉल्स प्रोसेस है, वेरिफिकेशन मेथड हो जाती है, जो हमने लॉ बनाया होता है उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। इसमें एक्टिविटी कम करनी पड़ती है क्योंकि रूल बना हुआ होता है, हम टू दी पॉइंट उस लाइन पे चल पड़ते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डज नॉट गिव न्यू नॉलेज, क्योंकि प्रायर नॉलेज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रायर रूल्स रेगुलेशंस कानून को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक डिफरेंस था इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में जो कि हमने यूज़ किया। साइंटिफिक मेथड, it is an approach to seeking knowledge or systematic process for investigating or acquiring new knowledge containing principles of correcting old knowledge। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है ये ऐसी अप्रोच है जो हमें इल्म की तलाश में लगाए रखती है, हमें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। किस लिए, कि हम जो नॉलेज है उसे हासिल करें, नए नॉलेज को, और जो हासिल शुदा नॉलेज है उसको हम अगर करेक्ट कर सकें, उसकी तस्हीह कर सकें। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ये तमाम चीज़ें हासिल करते हैं और इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। क्योंकि ये साइंस का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत होगा जिससे हम अपने लर्निंग प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और साइंटिफिक मेथड, ये तीनों अगर हम देखें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का हिस्सा हैं। अब स्टेप्स फॉर साइंटिफिक मेथड्स, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज स्टेप्स। पहला ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, कंक्लूजन और रिज़ल्ट। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती हैं, फिर हम उन ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक मुमकिन जवाब रिज़ल्ट सोच के रखते हैं, फिर उसके मुताबिक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट आते हैं उनका तजिया करते हैं, तजिया करने के बाद हम उसका रिज़ल्ट निकालते हैं कि हमें इस तजिए के बाद हमें जो हमने हाइपोथेसिस कायम किया था वो हाइपोथेसिस ठीक है या हाइपोथेसिस जो हमने कायम किया था वो उस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं। कि साइंटिफिक मेथड कब मुकम्मल होगा, जब हम ये जो प्रोसेस स्टेप में आएंगे तभी ही साइंटिफिक मेथड जो है वो हमारा कहलाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। टू सी समथिंग बाय हैविंग पर्पस इन माइंड और अनइंटेंशनली और इट इज़ मेड टू कलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो तमाम रिकॉर्ड उन मराहल को जिनकी मदद से हम कोई रिज़ल्ट लेना चाहते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिस मसले के हल के लिए हम जा रहे हैं, जिस सवाल का हमने जवाब ढूंढना है, उसका मुमकिन जवाब क्या हो सकता है, उसकी हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। वो स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस कहलाएगी। और
बाज़ रिसर्चेज में हम एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी बनाते हैं और तमाम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो हमारे लिए ठीक है, कौन सा हम छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट, अ प्रोसेस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। फिर जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसके हिसाब से उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं वो हम सोच समझ के वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एनालिसिस, to look within every aspect so that to accept or reject your hypothesis। जो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, जो मालूमात इकट्ठी हुई, जो डेटा हमारे पास आया, उसका हमने तजिया किया। तजिया किस लिए करते हैं? हम ये देख सकें कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था क्या वो हाइपोथेसिस अचीव हुआ है, ठीक हुआ है, सही था या गलत था। तो ये एनालिसिस हम करेंगे उस डेटा इंफॉर्मेशन मालूमात के ऊपर जो तजर्बे से हमने इकट्ठी की होती है। लास्ट में कंक्लूजन और रिजल्ट, यानी कि पब्लिश और शो योर फाइंडिंग्स आफ्टर कंक्लूडिंग विद वैलिड स्टेटमेंट विच बिकम थ्योरी लेटर। लास्ट में जो हमने जो हाइपोथेसिस को चेक किया है एनालिसिस के ज़रिए तजिया करके जो डेटा हमें हासिल हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपना रिज़ल्ट जो है वो निकालेंगे, वो हम दूसरों को भी बताएंगे थ्रू पब्लिश करके मुख्तलिफ रिसर्च पेपर के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी जो साइंटिफिक मेथड है वो कंप्लीट होता है, जिसके लास्ट स्टेप में हम बाकायदा कंक्लूजन जो है वो दे देते हैं। ये 7 स्टेप्स भी साइंटिफिक मेथड में गिने जाते हैं। मुख्तलिफ जैसे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने अपने दिए हुए हैं कि ऑब्ज़र्व, सी ए प्रॉब्लम, आस्क ए क्वेश्चन, एक जहन में सवाल आता है, गैदर कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन वाली बात हो गई, मेक ए गैस हाइपोथेसिस कि एक हमने एक मफरूज़ा जो है वो बनाना है, वो एक मफरूज़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर इस मफरूज़े को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मेक एन एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट जो उसके मुताल्लिक़ हम सोच चुके होते हैं वो करते हैं। रिकॉर्ड योर रिज़ल्ट, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ड्रा योर कंक्लूजन, और उस बेस के ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर हम अपने कंक्लूजन, फैसला, नतीजा जो है वो सामने रख देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो हम अब तक पढ़ रहे हैं इसको और अच्छे अंदाज में देख लेते हैं। ये अगर आप देखें एक फिगर सामने कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने एक मसले को देखना है, बाकायदा तौर पर उसे नरेट करना है, समझना है कि ये हमारे लिए मसला है। एक्सप्लोर फॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज़, जो हमने उसके मुतालिक सोचना है कि क्या हो सकता है इसका मुमकिन हल। सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया, फिर हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस देखे हैं कि इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको हमने जो सबसे बेहतर होगा उसको हमने फार्मूलेट कर लेना है। इसी तरीके से फिर उसके मुतालिक जो है हमने उस आइडिया के मुतालिक कोई टेस्ट एक्सपेरिमेंट डेवलप करना है और फिर उसका तजिया करना है। उसको देखना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें मतलूबा नताइज देता है या नहीं देता है। उसी बेस के ऊपर हम उसी मसले की बेहतरी के लिए, बेहतर हल के लिए, या किसी दूसरे मसले को हल करने के लिए ये दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो अगर आप इस साइड पे देखें तो ये उस थर्स्टी क्रो जो हम पढ़ते आए हैं कि कौवे ने जब किस तरीके से कंकरियाँ जार में डालकर अपने लिए अपने पानी पीने का मसला हल किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ज़रिए उसने सोचा, रिज़ल्ट निकाले, क्या करूं, कैसे करूं, और फिर उसने अपने प्रोग्राम को, एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया। और जब वो मुकम्मल कर चुका अपना एक्सपेरिमेंट तो उसका रिज़ल्ट उसको पानी ऊपर मिला और उसने वो पानी आराम से पिया और वो चला गया। तो ये ही अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की एग्ज़ाम्पल है। इससे भी हम इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं। देखिए, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दिस इज़ क्रिटिकल, यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व। कि सबसे पहले एक
प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप उसके हल के लिए काम करना शुरू करते हैं। टू सॉल्व द राइट प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम का तजिया करते हैं। आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया, हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने हल करना है। डेवलप मल्टीपल सोल्यूशन, मुख्तलिफ सोल्यूशंस पर हम काम करते हैं। चूज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन, और जो बेहतरीन उस मसले का हल होता है उसको हम तलाश करते हैं। अगर इस साइड पे देखें, यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स हैं उनको स्टेप STEP के लिहाज से, जो सीढ़ियाँ स्टेप्स के हिसाब से, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसको नरेट किया है कि स्टेप के S से द प्रॉब्लम, हमने एक प्रॉब्लम जो है उसको समझना है कि क्या प्रॉब्लम है। थिंक ऑफ सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन की तरफ हमने काम करना है। एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या उसके बारे में हम कर सकते हैं और उस इक़दामात के दौरान कौन से प्रॉब्लम हमें फेस हो सकते हैं। पिक द बेस्ट सोल्यूशन, और फिर हमने उसके मुतालिक जो सबसे बेहतरीन जवाब होगा उसको हमने चुनना है, वही हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, जो कि हम इस इंक्वायरी बेस्ड मेथड की मदद से तलाश करेंगे। 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कौन कौन सी हैं? एक ब्लूम टैक्सोनॉमी है। आस्क क्वेश्चन दैट मोटिवेट, क्वेश्चन कर सकते हैं। यूटिलाइज वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज, हम मुख्तलिफ और वाफिर मकदार में रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर एज फैसिलिटेटर, टीचर जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एज ए फैसिलिटेटर जो है वो काम करेगा। मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स कम आउट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड मेथड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से हमारे पास जो इन द एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा। ये इंक्वायरी बेस्ड जो है मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी चीज़ को, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को जो है हम ज़रा ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हल कर लेते हैं। तो आप ज़रा इस फिगर को देखें तो आप देखेंगे कि पहले पहले जो चीज़ आती है वो है रिमेंबरिंग, फिर क्या चीज़ आती है? अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, फिर एवेल्युएटिंग, फिर क्रिएटिंग, क्रिएटिव वर्क की तरफ बंदा चला जाता है। रिमेंबरिंग में क्या आता है? डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चले जाएंगे तो फिर इसमें क्या, कब अंडरस्टैंडिंग का लेवल हम हासिल करेंगे? जब किसके लिहाज से? डिस्कशन, आउटलाइन बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। और उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? कि जब हम उसको यूज़ करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, या कंप्लीट या सॉल्व करेंगे। एनालाइजिंग के स्टेप पर हम कैसे पहुंचेंगे? जब हम आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन, कैटेगराइज। इसी तरीके से एवेल्युएटिंग जो 5वां इसका लेवल है वो कब हम हासिल करेंगे? जब हम इस लेवल पर आ जाएंगे। डिसाइड, प्रायोरिटाइज, रेट, जस्टिफाई, और सबसे लास्ट में क्रिएटिंग का छठा प्रोसेस आएगा, मरहला आएगा, जिसमें क्रिएट, इमेजिन, डिज़ाइन और प्लान के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। क्लासरूम के अंदर लर्निंग के प्रोसेस को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम वर्क, एक्साइटमेंट, प्रेजेंटिंग, मूवमेंट। तो ये वो स्टेप्स हैं कि अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग आपस में ग्रुप बनाकर बच्चों को ग्रुप में के अंदर बैठ के ग्रुप बना के हम कोई चीज़, कोई कंटेंट उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको इन्वॉल्व करके अपना लेसन प्लान इस तरीके से बनाते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करें, जो इससे टीम वर्क भी इसी से मिलता जुलता है, ताकि लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा हो। एक टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चों की हो सकता है अटेंशन इतनी ना हो, लेकिन बच्चे ग्रुप लीडर के तौर पर जब पढ़ाते हैं तो वो एक ही लेवल पे होते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी के तौर पे वो बच्चा जो पढ़ा रहा होता है उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं कि एक बच्चा क्यों हमें पढ़ा रहा है। तो इस वजह से उसकी अटेंशन जो है वो 100% हो जाती है। और जब ग्रुप में हम पढ़ाते हैं तो उससे लर्निंग के ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे, बच्चे के लेवल पर रह के उसके लिए एक्साइटमेंट
के हिसाब से चीज़ों को डेवलप करेंगे और एक्टिविटीज़ अपनी अरेंज करेंगे, स्ट्रेटजीज ऐसी बनाएंगे और उसको प्रेजेंट ऐसे तरीके से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्निंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इंक्वायरी मेथड के, तो इसको मैं पढ़ता जाता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो शुरू करेंगे। आखिरी 10 मिनट में हमारे पास टाइम होगा। तो एडवांटेजेस एंड डिस लिमिटेशंस ऑफ इंक्वायरी मेथड। एडवांटेजेस क्या हैं? गिव्स बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। ये दोनों को फ़ायदा देता है, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी अपने आप को एनहांस करने में। मेक्स क्रिएटिव टू स्टूडेंट्स, बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिविटी उनमें पैदा करता है। प्रोवोक थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यू टू इट्स वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि बच्चे खुद अमली तौर पर इसमें शामिल होते हैं, तो इसके लिए उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इम्प्रूव करती रहती है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशनल करिकुलम। तो जहाँ पे करिकुलम इस तरह का डेवलप है कि वो एक्टिविटी बेस्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, वहाँ पर तो ये फ़ायदा मंद होता है, लेकिन अगर करिकुलम इस तरह का नहीं डेवलप किया हुआ तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। It only gets the desired outcomes if the teacher would be dynamic innovator। अगर वहाँ पर टीचर वहाँ मुतहरक है तो तब तो वो वहाँ पर वही जो मकासद हैं तदरीस के वो हासिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो मकासद हासिल होना मुश्किल होता है जो उस कंटेंट को पढ़ाने के हिसाब से हमने आउटकम्स तय किए हैं। इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स। तो ये जो मेथड है ये तमाम तरह के लर्नर्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इस लिहाज से ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसकी लिमिटेशन में आता है। इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। इंक्वायरी इज़ डिफाइंड एज अ सीकिंग फॉर ट्रुथ, सच की तलाश, इंफॉर्मेशन मालूमात की तलाश, आर नॉलेज सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग करते हुए इल्म, सच्चे इल्म, ट्रू इल्म की तलाश जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहलाती है। द इंक्वायरी अप्रोच इज़ मोर फोकस्ड ऑन यूजिंग एंड लर्निंग कंटेंट एज ए मीन्स टू डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, टीचर के अंदर ऐसी अप्रोच पैदा होती है, जो ऐसी महारत पैदा होती है जो उसको मुख्तलिफ मसाइल के हल में मदद देती है। क्लासरूम के अंदर जो उसे मसाइल दरपेश होते हैं उनको बेहतर अंदाज में जांचने, समझने और उसका हल निकालने में मदद देती है। इंक्वायरी क्लासरूम्स आर ओपन सिस्टम्स वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू सर्च एंड मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बियॉन्ड द क्लासरूम एंड द स्कूल। इंक्वायरी बेस्ड मेथड पे जो क्लासरूम डेवलप होती हैं उस पे स्टूडेंट्स को अहमियत दी जाती है, हौसला अफजाई की जाती है कि वो आज़ादाना तरीके से अपनी तदरीस को जो है वो जारी रखे और परफॉर्म करे अपने तरीके से, उस कंटेंट को समझे भी सही, इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग के प्रोसेस का हिस्सा बनता है। एन इंक्वायरी क्लासरूम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम ए ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो आम रिवायती क्लासरूम है जिसमें डेस्क, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या चार्ट पड़े होते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट अरेंज किया जा सकता है ताकि बच्चे इजीली मूव कर सकें और अपने हिसाब से एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें जो वो सिलेक्ट उन्होंने की है। दीज डिफरेंसेस बिकम इंक्रीजिंगली ऑब्वियस as the teacher and students become more comfortable and experienced with inquiry learning। इस तरह से जब हम काम करते हैं इंक्वायरी बेस के ऊपर, जो उस्ताद और शागिर्द हैं वो दोनों इजी महसूस करते हैं और काम जो असाइन किया जाए बेहतर अंदाज से दिल जमई के साथ इंक्वायरी मेथड यूज़ करते हुए
मूवमेंट के साथ मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ उन्होंने तय की हैं उनको ईज़िली यूज़ करने के बाद अच्छी लर्निंग की तरफ गामज़न होते हैं। और इंक्वायरी बेस्ड मेथड जो बहुत ज़्यादा अब मकबूल हो रहा है और मेजॉरिटी क्लासरूम्स में और करिकुलम इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि इंक्वायरी बेस्ड मेथड को फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि इससे लर्निंग आउटकम्स हमें बेहतर तरीके से हासिल होते हैं।